नमस्कार विद्यार्थियों, यानी क्लास 10th की सामाजिक क्लास आज ले रहे हैं। और सामाजिक क्लास लिए बहुत दिन हो गए हैं, गैप थोड़ा लंबा हो गया। और लंबा गैप अपना टेस्ट प्रक्रिया के चक्कर से मान लो, या मैं सोच रहा था कि जो जितना पढ़ा दिया आप लोगों ने उसका अध्ययन आप अच्छी तरह से कर लो, और कर लिया होगा। तो अपना टॉपिक चल रहा था सामाजिक में पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस पार्ट नंबर 6 और 7 क्या हुआ, पार्ट नंबर 6 और 7 चल रहे थे। पार्ट नंबर 6 हो गया था, पार्ट नंबर 7 और जो टॉपिक चल रहा था मैं बता रहा था आपको सरकार। अब सरकार में अपने केंद्र सरकार पढ़ लिया था, राज्य सरकार चल रही थी। अब राज्य सरकार में अपन ने पढ़ लिया था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और अब पढ़ेंगे अपन न्यायपालिका। तो लास्ट टॉपिक है पार्ट नंबर 7 का, न्यायपालिका। पार्ट नंबर 7 है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका जब सेंटर की मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, सेंट्रिक न्यायपालिका मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और उससे मैं बताया था भारत की न्याय व्यवस्था की पूरी संरचना पढ़ाई थी। जैसे अब सेंटर में सबसे ऊपर जो संस्था होती है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, और प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। तो राज्य सरकार में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है उच्च न्यायालय। राज्य में जो न्यायपालिका है उसकी सर्वोच्च संस्था है, क्या बताओ, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अब इसका थोड़ा सा बेसिक परिचय बताएं आपको। यानी 47 से पहले भारत में ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन में उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे अनेक जगह पर। और अपन कहें कि सब भारत का पहला उच्च न्यायालय कब और कहाँ पर स्थापित हुआ, तो पहला उच्च न्यायालय भारत में स्थापित हुआ था कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में, और वो स्थापित हुए थे 1862 में। 1862 में भारत में प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित हुए, और वो स्थापित हुए कहाँ पर, उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान शासन के केंद्र बिंदु थे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। वहाँ पर ये उच्च न्यायालय स्थापित हुए हैं। कब बताओ, 1862 में। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1866 में। इस प्रकार अनेक राज्यों में समय समय पर उच्च न्यायालयों की स्थापना होती रही। भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद भारत ने जो संघीय शासन व्यवस्था अपनाई, उस संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो रूप दिए, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। अब राज्य सरकार के रूप में न्यायपालिका की स्थापना हुई। न्यायपालिका में सर्वोच्च संस्था स्थापित की गई, उच्च न्यायालय। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने तय किया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, और राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और राजस्थान में उच्च न्यायालय का आज़ादी के बाद जो स्थापना हुई, जो वर्तमान स्थिति का स्वरूप सामने आया, वो स्थापित हुआ 29 अगस्त 1949 में। यानी आज़ादी से पहले स्थापित हो गया था राजस्थान उच्च न्यायालय 1941 में, लेकिन वर्तमान स्वरूप जो स्थापित हुआ उच्च न्यायालय का, राजस्थान उच्च न्यायालय का, वो स्थापित हुआ 29 अगस्त 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ, जोधपुर में। कहाँ पर बताओ, जोधपुर में। तो अगर अपन देखें, कोई पूछे आपसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ बताओगे, जोधपुर में। और राजस्थान उच्च न्यायालय की ब्रांच स्थापित है एक जयपुर में, क्यों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये जोधपुर में उच्च न्यायालय पहले आज़ादी से पहले ही स्थापित हो गया था, उसी को मुख्यालय रखा गया।
और इसकी ब्रांच है, उसका अन्य कार्यालय रखा गया जयपुर में। तो ये तो मैंने आपको बेसिक परिचय बताया। अब किसका बताऊं? उच्च न्यायालय का। अब पढ़ेंगे अपन कि साहब उच्च न्यायालय जो न्यायपालिका है और उच्च न्यायालय है उसका गठन पढ़ेंगे अपन। उच्च न्यायालय का गठन, सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे अपन उच्च न्यायालय का गठन कि साहब किस प्रकार से उच्च न्यायालय का गठन होता है वो पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अगर गठन देखें तो उसमें अपने देखेंगे नियुक्ति, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से करता है, वो प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन। तो उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्ति प्रक्रिया देखी थी वही प्रक्रिया है यहाँ पर कि साहब राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से? CJI यानी मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम की सिफारिश से। कॉलेजियम मैंने बताया था आपको, यानी आप यहाँ पर आप कहोगे राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको बताओ? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। और नियुक्त किसकी सलाह से? एक तो होता है CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। और किसकी सिफारिश से? कॉलेजियम। किसकी सिफारिश से बताओ? कॉलेजियम और CJI की सिफारिश से किसकी नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। यानी उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति में कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि साहब नियुक्त कौन करता है? नियुक्त करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? CJI और कॉलेजियम की सलाह से। किसकी सलाह से? CJI और कॉलेजियम की सलाह से। किसकी नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें अपन गठन में, तो योग्यताएं। योग्यताएं क्या है? तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय योग्यता पढ़ाई तब बताया था, यहाँ पर भी वही है। योग्यताएं दो आएगी यहाँ पर। पहली योग्यता है क्या बताओ? भारत का नागरिक हो। किसका नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। ये तो सब में आती है बेटा, भारत का नागरिक हो। अब दूसरी योग्यता है, दूसरी योग्यता के मैंने अलग अलग भाग बताए थे, तो यहां पर भी बता देता हूं आपको। दूसरी योग्यता में है साहब क्या कि वह क्या है, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर, न्यायिक पद पर रह चुका हो। दस वर्ष तक किस न्यायिक पद पर रह चुका हो, अथवा यहां पर या लिखेंगे, दूसरी योग्यता में यहां पर आएगा या अथवा, हम दूसरी योग्यता भाग है, यानी दूसरी योग्यता भाग। दूसरा क्या है कि साहब वो 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में या किसी निचली अदालतों में 10 वर्ष तक क्या बताओ? अधिवक्ता। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील रह चुका हो। तो उसको क्या है, क्या नियुक्त किया जाएगा? क्या बताओ? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो 2 पॉइंट यहां पर हो गए। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश से? CJI और कॉलेजियम की सिफारिश से। योग्यताएं क्या है? पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता देखो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर, यानी उच्च न्यायालय में, अनेक उच्च न्यायालय में क्या रह चुका हो बताओ? न्यायिक पद पर या न्यायाधीश रह चुका हो। या फिर दूसरी क्या है, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये योग्यताएं हैं। फिर तीसरा पॉइंट देखें गठन में अपन, गठन में तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट आता है साहब आपके, मान लो साहब वेतन,
वेतन भत्ते और सुविधाएं कितनी होती है? तो आप बताओगे कि साहब जो मैंने सर्वोच्च न्यायालय में बताया था वैसे यहाँ बता रहा हूँ कि साहब संसद निधि कोष से, राष्ट्रीय निधि कोष और संसद निधि कोष से इनको वेतन प्राप्त होता है और वेतन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होता है। वेतन भत्ते और सुविधाएं संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये वेतन है। फिर देखो इनका चौथा पॉइंट देखा अपने, कार्यकाल। कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल होता है बेटा 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु। यानी इसका मतलब है कि 62 वर्ष की आयु तक 62 वर्ष की आयु तक वो पद पर रह सकता है। यानी सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी? 62 वर्ष। कितनी बताओ? 62 वर्ष। कार्यकाल ऐसे नहीं 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष नहीं है, यहां पर फिक्स सेवानिवृत्ति की आयु है कि साहब 62 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकता है। कितने आयु तक कार्य कर सकता है? 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। अब यहां पर देखें कि साहब 5वां पॉइंट, शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, उसको शपथ दिलाता है कौन बताओ? राज्यपाल। 2 बातें ध्यान रखनी है यहां पर। शपथ दिलाता है राज्यपाल और राज्यपाल द्वारा निर्धारित व्यक्ति। अगर राज्यपाल न हो तो राज्यपाल जिसको अधिकृत करे वो व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। किसको बताओ? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। फिर एक पॉइंट यहां पर आपका एक तरह से गठन हो गया। अब यहां पर देखेंगे एक पॉइंट मैंने सेंटर में भी कुछ सर्वोच्च न्यायालय में बताया था, यहां पर बता दूं। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा कि भारत के जो विभिन्न अंग हैं, शासन के अंग हैं, शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है शासन के अंगों में, उसमें ध्यान रखा गया कि साहब शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से हो कि कोई भी अंग दूसरे अंग का अतिक्रमण न कर सके। इसलिए भारत के जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका है उस पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। किसको स्वतंत्र बनाया बताओ? न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। और न्यायपालिका स्वतंत्रता के लिए मैंने जो जिस प्रकार से आपको किसे बताया था, सर्वोच्च न्यायालय में बताया था, वही पॉइंट यहां पर आएंगे। क्या आएंगे कि साहब जैसे मान लो कि साहब पहला पॉइंट है निश्चित कार्यकाल, दूसरा पॉइंट है उनको वेतन किस में प्राप्त होता है? स्वतंत्र संसद निधि से प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है मान लो उसमें नियुक्ति है, उसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं है। जिसमें मैंने बताया नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? CJI और कॉलेजियम की सलाह से। यहाँ पर मुख्यमंत्री और कार्यपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं है। तो देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप नहीं है। तो देखो यहाँ पर जैसे नियुक्ति में स्वतंत्रता और वेतन फिक्स मिलता है, कार्यकाल फिक्स होता है। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि साहब महाभियोग को छोड़कर संसद में और कहीं पर भी इसके निर्णय की आलोचना नहीं हो सकती। मैंने 2 पॉइंट बताए, महाभियोग और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर इनकी आलोचना नहीं हो सकती निर्णयों की। तो इस प्रकार से न्यायपालिका को स्वतंत्र यानी उच्च न्यायालय को स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। यानी स्वतंत्रता का पॉइंट महत्वपूर्ण ध्यान रखना। इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि साहब स्वतंत्र न्याय क्वेश्चन आ जाए, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर कि साहब क्या आपके विचार में उच्च न्यायालय स्वतंत्र है या भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है? क्वेश्चन गौर करना। क्या आपके विचार में भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्रता का व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है? अगर हाँ तो पक्ष में तर्क दीजिए साहब। तो आप क्या बताओगे
किसा पहला पॉइंट नियुक्ति में स्वतंत्रता, दूसरा वेतन उनको संसद निधि से प्राप्त होता है और वेतन का कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं हो सकती, सही है। इसके अलावा फिक्स कार्यकाल होता है, केवल महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, निर्णयों की आलोचना नहीं हो सकती। और आगे जिस न्यायालय में वो न्यायाधीश पद पर रह चुका है वहां पर वो वकालत का कार्य रिटायर होने के बाद नहीं कर सकता। जिस न्यायालय में वो न्यायाधीश रह चुका है वहां पर सेवानिवृत्ति के बाद वकालत का कार्य या मान लो अधिवक्ता का कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित की गई है। अब यहां पर अपन देखेंगे गठन हो गया किसका बताओ, उच्च न्यायालय का। अब पढ़ेंगे अपन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या मान लो कार्य क्षेत्राधिकार क्या है उच्च न्यायालय के। तो देखो सबसे पहले जो कार्य क्षेत्राधिकार है वो अपन देखेंगे प्रारंभिक, जैसे मैंने सर्वोच्च न्यायालय में बताया था वैसे यहां पर देख रहे हैं अपन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्राथमिक क्षेत्राधिकार। इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य की सीमा क्षेत्र में कुछ ऐसे विवाद हैं जिनकी सुनवाई डायरेक्ट कहां हो सकती है बताओ, उच्च न्यायालय में। कहां हो सकती है बताओ, उच्च न्यायालय में। उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं। प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि साहब कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिन विवादों की सुनवाई एकमात्र कहाँ हो सकती है, डायरेक्ट कहाँ हो सकती है बताओ, उच्च न्यायालय में हो सकती है। देखो उच्च न्यायालय कहाँ पर है, राज्यों में होता है। राज्य की सीमा क्षेत्र में, राज्य की सीमा क्षेत्र में कुछ ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई डायरेक्ट कहाँ हो सकती है बताओ, उच्च न्यायालय में। उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। जैसे कौन कौन से विवाद आ गए, जैसे मान लो उस राज्य की सीमा क्षेत्र में संसद का हो, विधानमंडल का हो, चुनाव संबंधी कोई विवाद है, विधानमंडल के चुनाव संबंधी विवाद है, संसद के चुनाव संबंधी विवाद है, उस राज्य की सीमा क्षेत्र के, उनका डायरेक्ट सुनवाई कहाँ हो सकती है बताओ, उच्च न्यायालय में। इस प्रकार राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद हैं, उनकी सुनवाई कहाँ हो सकती है, उच्च न्यायालय में। इसके अलावा कौन से, इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकार हैं, मैंने पीछे बताया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की सुनवाई भी डायरेक्ट कहाँ हो सकती है बताओ, उच्च न्यायालय में हो सकती है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के कुछ भाग मैंने बताया आपको कि साहब कौन कौन से हैं, यानी इसका अर्थ मैंने बताया क्या कि साहब ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई डायरेक्ट कहाँ हो सकती है बताओ, उच्च न्यायालय में हो सकती है। जैसे मैंने बताया कुछ निर्वाचन संबंधी है, किसके, संसद के, विधानमंडल के कुछ निर्वाचन संबंधी विवाद है। इसके अलावा कुछ विवाद ऐसे हैं जैसे मान लो आप राजस्व एकत्रण, राज्य की आय के एकत्रण संबंधी विवाद है। इसके अलावा मौलिक अधिकार संबंधी विवाद है, इनकी डायरेक्ट सुनवाई कहाँ हो सकती है बताओ, उच्च न्यायालय में। उसे क्या कहते हैं बताओ, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा आता है अपीलीय। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी उच्च न्यायालय में उसके अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में उसके अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध क्या हो सकती है बताओ, अपील की जा सकती है। यानी जैसे मैंने बताया अपीलीय का मतलब सेंटर में बताया था, यहाँ पर है। अपीलीय का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा सत्र न्यायालय है, ये सत्र न्यायालय है, जिला न्यायालय है। इन्होंने अगर कोई निर्णय दिया है, उस निर्णय की अपील कहाँ कर सकते हैं बताओ, उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ, अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, अपीलीय क्षेत्राधिकार।
अब अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सेंटर बता दिया, यहाँ पर बताया कौन कौन से अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले 2-3 भाग हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के, 2 भाग मुख्य रूप से हैं, एक तो सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार और दूसरा संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी यहां पर देखो, यानी 2 प्रकार हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के। पहला है कौन सा है, पहला सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका मतलब जो दीवानी और फौजदारी विवाद हैं, और खासतौर से फौजदारी विवाद हैं, उनमें जो सत्र न्यायालय है उसने किसी व्यक्ति को 4 वर्ष या उससे अधिक या उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई है, उन सब की अपील की जा सकती है। कहां पर बताओ, उच्च न्यायालय में। कहां पर बताओ, उच्च न्यायालय में। यानी सीधी सी बात है कि साहब 4 वर्ष या उससे अधिक या मान लो मृत्युदंड का निर्णय दिया है, उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। कहां पर बताओ, उच्च न्यायालय में। तो इस प्रकार से। और दूसरा है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कुछ ऐसे विवाद जो संविधान से संबंधित है, संविधान की व्याख्या से जुड़े विवाद हैं, उनकी अपील की जा सकती है। कहां पर बताओ, उच्च न्यायालय में। और तीसरी बात अगर अपन देखें कि साहब जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय निर्णय देते समय सिद्ध कर दे कि साहब इनकी अपील हो सकती है। कहां पर बताओ, उच्च न्यायालय में। तो उस सभी की अपील की जा सकती है। कहां पर बताओ, उच्च न्यायालय में। तो दूसरा क्षेत्राधिकार कौन सा है यहां पर, कौन सा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा आता है रिट। कौन सा आता है बताओ, याचिका या रिट। याचिका रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी अपने संविधान अनुच्छेद 226 के अनुसार ये वर्णन है, 226 और अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद कौन सा बताओ, 32 के अनुसार क्या है, याचिका या रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि राज्य सीमा क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का अगर शोषण हो रहा है, कुछ ऐसे अपने अनुच्छेद 32 में कुछ अधिकार प्रदान के, अनुच्छेद 32 में ये व्यवस्था की गई है कि साहब जैसे मान लो आपके बंदे प्रत्यक्षण का लेख है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण लेख है, अधिकार पर्चा है, कुछ व्यवस्थाएं की गई अनुच्छेद 32। उसके तहत उच्च न्यायालय राज्य सीमा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को, संस्था को अपने यहाँ याचिका का आदेश जारी कर सकता है। अपने यहाँ क्या बताऊँ, याचिका आदेश जारी कर सकता है। उसे क्या कहते हैं, रिट या याचिका संबंधी क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रिट या याचिका संबंधी क्षेत्राधिकार कहते हैं। फिर चौथा क्षेत्राधिकार देखें अपन, अभिलेख न्यायालय। कौन सा, अभिलेख न्यायालय। चौथा कौन सा था बताओ, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, यानी उच्च न्यायालय के समस्त जो निर्णय हैं उनको रिकॉर्ड या लिपिबद्ध किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड या लिपिबद्ध किया जाता है। और लिपिबद्ध करके उसको भविष्य में शिक्षा के लिए और साक्ष्य के रूप में उनको उपयोग में लिया जाता है। शिक्षा के लिए क्या बताऊं, साक्ष्य के रूप में उनको उपयोग में लिया जा सकता है। साक्ष्य का मतलब कि साहब जैसे मान लो 2010 में कोई निर्णय दिया उच्च न्यायालय ने, अब वो कोई विवाद की सुनवाई की निर्णय दिया उच्च न्यायालय ने, अब उसको लिपिबद्ध कर दिया, रिकॉर्ड में रख लिया। अब सेम उसी प्रकार का विवाद 2020 में आ गया साहब उच्च न्यायालय में, सेम क्वालिटी का या सेम तरीके का कोई विवाद आ गया, तो उच्च न्यायालय इसमें निर्णय देते समय इसका हवाला दे सकता है, साक्ष्य रूप में उसको मान सकता है साहब उस विवाद में इस प्रकार का निर्णय लिया गया, इसलिए ये विवाद में भी इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है, यानी उसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग में ले सकता है। तो उसे क्या कहते हैं बताओ, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। फिर आता है प्रशासन संबंधी अधिकार। प्रशासन संबंधी अधिकार का मतलब ये होता है कि उच्च न्यायालय में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में पूरी व्यवस्था, मान लो साहब प्रशासन का मतलब होता है कार्य प्रणाली
और उनके क्रियाविधि और उनकी कानून व्यवस्था कि साहब किस प्रकार सत्र न्यायालय निर्णय करेगा, किस प्रकार सत्र न्यायालय कार्यकाल रहेगा, सत्र न्यायालय में किस प्रकार से कानून व्यवस्था रहेगी, वो सब कानून व्यवस्था और प्रशासन संबंधी निर्णय करने का अधिकार किसको बताओ, उच्च न्यायालय को। और छठा अधिकार क्षेत्राधिकार है वो न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बताओ, न्यायिक पुनरावलोकन। ये मैंने आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि साहब न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी यहां पर क्या होगा, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य विधानमंडल को कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल के कानून बने हुए कानून उच्च न्यायालय को लगे कि ये कानून है, ये जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा या संविधान के अनुसार नहीं है, तो उच्च न्यायालय उस अधिनियम या उस विधेयक की जांच कर सकता है, कानून को निरीक्षण कर सकता है। और अगर उच्च न्यायालय को लगे कि वास्तव में संविधान के विरुद्ध है या नागरिक के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो उच्च न्यायालय उसको, उस कानून को बैन कर सकता है या मान लो रोक लगा सकता है। उसे क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका उच्च न्यायालय है। बेसिक परिचय बताया मैंने आपको किस प्रकार से, और मेरे हिसाब से एक पॉइंट इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का रह गया, गठन में बता दें कि साहब राजस्थान उच्च न्यायालय में सदस्य संख्या कितनी है, कि साहब राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, न्यायाधीश कितने हैं। वो अगर अपन देखें तो सदस्य संख्या, न्यायाधीशों संख्या तो 50 रखी गई है। कितने रखी है बताओ, संविधान द्वारा 50 न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 27 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं, 27। कितने न्यायाधीश हैं, 27। और वर्तमान में अगर आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आप बताओगे 25। कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। यानी वैसे तो संविधान में कहा गया है कि साहब प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में है, पूर्वोत्तर राज्य में छोटे छोटे राज्य हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ राज्यों का मिलाकर एक उच्च न्यायालय निश्चित कर दिया गया। उसके बाद पंजाब और हरियाणा की कॉमन राजधानी है, तो वहाँ पर एक उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर, ये अपन देखें यहाँ पर कि साहब अपने उच्च न्यायालय का और न्यायपालिका का गठन पड़ा। तो अब यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस जो 10th क्लास का भाग है उसके 2 लेसन कंप्लीट हो गए। कितने लेसन कंप्लीट हो गए, 2। अब इसमें थोड़ा सा आपको एक बता रहा हूं, इसका ध्यान रखना। यानी आपके सामाजिक के 4 भाग हैं, इतिहास, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब इस बार कोरोना समस्या के चक्कर से क्या पता किस प्रकार सिलेबस रहेगा, इसलिए क्या है पॉलिटिकल का पार्ट यहीं पर रोककर अपन आगे दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक परिचय बता दूं आपको कि पॉलिटिकल का जो भाग है वो 18 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 18 नंबर का आता है। और इसमें ध्यान रखना सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोगों को इन दोनों पार्टों में बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं। और बड़े क्वेश्चन तैयार करने के लिए मैंने आपको टेस्ट भी लिया था, उस टेस्ट में बड़े क्वेश्चन दिए थे आपको। 2 टेस्ट हो चुके हैं, उन दोनों में बड़े क्वेश्चन लिए गए थे आपसे, तो बड़े क्वेश्चन तैयार करना है। और बड़े क्वेश्चन आप बनाओगे, उनको तैयार करोगे, और बड़े क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से बनते हैं, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो अध्ययन करोगे इन दोनों पार्टों का अच्छी तरह से, रिपीट करोगे, बार बार रिवीजन करोगे। और जैसे मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि इस साल आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि हर साल तो जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक स्कूल ओपन नहीं होते हैं सेल्फ स्टडी पर आपको विशेष फोकस रखना है। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपको अध्ययन करना है।
तो ये 2 लेसन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब अगला लेसन अपने अगले कोई सी किताब, मान लो इतिहास हो, पॉलिटिकल, आपकी ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, उसमें से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।